गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 6 टिश्यू हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए इसके पहले मैं टिश्यू के बारे में बात कर लूँ आपसे। तो टिश्यू की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल्स शुड बी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ठीक है, जो टिश्यू की जो सेल्स होती है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जैसे प्लांट टिश्यूज़ में देखा था कि वहाँ पर हम जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाते हैं, तो जैसे जाइलम और फ्लोएम पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल्स नहीं मिलती है। जाइलम में भी ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेजल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर्स, तो वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग है। ठीक है, तो फिर भी चूँकि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको हम टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू जिस तरीके से हमने प्लांट टिश्यू की स्टडी की है, आइए देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ और उनमें और क्या क्या एनिमल टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। वैसे जो टाइप्स हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो टाइप्स हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ये 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। अब इनमें हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम जब जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल जनरली ये सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं जो आपके प्रोटेक्टिव जनरली इनका फंक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो एपिथेलियल का मतलब, एपी का मतलब ऊपर, तो ऊपर की लेयर पे जनरली मिलेंगे। किसी भी हमारे जैसे हमारी स्किन की लेयर अपर लेयर हो गई, या हमारे ब्यूकल कैविटी जैसे जो हमारे जो चिक हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर वाली जो लेयर है वो एपिथेलियल है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होंगे उनकी भी जो कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू ही होंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर फिर क्लासिफाइड किया गया है। ये नाम थोड़े से सुनने में आपको अटपटे लगेंगे क्योंकि अभी आप परिचित नहीं हैं अच्छे से इनसे। तो ये जैसे स्क्वामसल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, तो चलिए स्क्वामस नाम से आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन क्यूबॉइडल क्यूब के जैसा है तो क्यूबॉइडल, कॉलमनर कॉलम के जैसा है, लंबी लंबी सेल्स होगी तो कॉलमनर। ठीक है, सिलिएटेड, आपने सीलिया वर्ड सुना होगा कि यही कॉलमनर है और इसके ऊपर अगर ऐसे सीलिया लगे हों, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हों तो सिलिएटेड। तो इस तरीके से जो इनके जो नेम्स दिए गए हैं वो नेम्स में कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कुछ खास बात है ऐसी, हाँ, इसलिए उनका नाम भी वैसा पड़ा है। जिस तरीके से फिर अगली हम बात करेंगे कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का मतलब यही हुआ कि वो कनेक्ट करते होंगे भाई, किसी दो सिस्टम को या 2 टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करते होंगे, इसलिए उनका नाम कनेक्टिव पड़ गया। ठीक है, अब कनेक्टिव को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, या फ्लूइड लिखा है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो चलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ज़्यादा परिचय नहीं है आपका, तो हम मतलब मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक माइंड मैप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि हम जब आगे जाएंगे तो हमें कौन कौन से टिश्यूज़ के बारे में क्या क्या पढ़ना है, और एक जनरल डेफिनेशन या जनरल इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर आएगी सही इन्फॉर्मेशन, से डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, टेंडन, लिगामेंट, है ना, टेंडन, लिगामेंट। जब भी टेंडन के बारे में बात आती है तो याद रखिएगा कि जो
एक बोन को एक मसल से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है। और दो बोन को आपस में जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कनेक्टिव है क्योंकि कनेक्ट कर रहा है वो बोन को मसल से, टेंडन जो है वो बोन को मसल से कर रहा है, और जो लिगामेंट है वो क्या कर रहा है, जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों भी कनेक्टिव टिश्यू हुए। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं यहाँ पर भी हम बात करेंगे। बेसिकली ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये हमारी जो स्किन होती है ना, उस स्किन की जो थर्ड लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर तो हो गई एपिडर्मिस, उसके नीचे हो गई डर्मिस, और उसके और नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वहाँ पर ये होती है एडिपोज टिश्यूज़। और जनरली ये एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। जो हमारे जो ओबेसिटी या जो मोटापा जो होता है हमारे अंदर, वो इन्हीं टिश्यूज़ की सेल्स में फैट को डिपोजिशन होने से होता है, ठीक है। अब जो कलेक्टिव टिश्यू अगला है वो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटन जब भी वर्ड आता है तो हम बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमारी जो हड्डियां हैं या बोन्स हैं या जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो ही है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एक डेफिनेट मसल्स के थ्रू, जो हमारी स्केलेटन मसल होती है उसके थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटन मसल से कनेक्टेड होता है, और स्केलेटन मसल जो होती है वो इन बोन से कनेक्टेड होती है और इन बोन को मूव करवाने का काम करती है ना, ठीक है। इसी तरीके से कार्टिलेज, जैसे अपने ईयर पिन्ना या जो नोज़ का जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको आपने देखा होगा तो ये नॉर्मल स्किन भी नहीं है और बोन भी नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है। जैसे आप कान को जब ये ईयर पिन्ना को जब आप दबाएंगे करेंगे तो ये बहुत स्मूथ होता है ना। तो सच काइंड ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज कार्टिलेज, ये कार्टिलेज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। स्केलेटन ये एंडोस्केलेटन ही है, जिस तरीके से बोन है वैसे ही एंडोस्केलेटन है, लेकिन चूंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए बोन सॉलिड होती है और जो कार्टिलेज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो जो फ्लूइड के फॉर्म में हैं लेकिन कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को एक दूसरे से, या डिफरेंट सिस्टम को एक दूसरे से, डिफरेंट ऑर्गन को एक दूसरे से। जैसे हम बात करें ब्लड हो गया हमारा, तो ब्लड जो है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। आर्टरीज़ और वेंस के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है और डिफरेंट टिश्यूज़ के पास जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, वहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल लेता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल को फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाता है, वहाँ उसका एलिमिनेट करवाता है। तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड है ये चलता रहता है। इसी तरीके से लिम्फ जो होता है ये हमारे ब्लड वेजल्स के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में लिम्फेटिक सिस्टम, जिस तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वैसा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये लिम्फ भी जो है ये भी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। जैसे कई बार आप काफ़ी रनिंग कर ली होगी और उसके बाद में आपको पेन होता है, तो ये पेन होने का मतलब ये है कि आपके लिम्फ के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया है, इसलिए पेन हो रहा है। लेकिन जब आप रिलैक्सेशन में आते हैं या थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू उसके डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीवर तक पहुंचा दिया जाता है और वहाँ जाके इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो फिर आपको पेन से रिलीफ हो जाता है। तो ये दोनों ही जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, आगे चलें तो अगले जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, अब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ हो गया मसल्स हो गए, है ना। तो सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इसको मस्कुलर टिश्यू ही कहेंगे आप, ठीक है। आपको कनेक्टिव टिश्यू से बाहर आ जाइए, कनेक्टिव टिश्यू आपके कंप्लीट हो गए। एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव यानी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 टाइप्स में वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम आ गए मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं।
स्ट्राइटेड मसल होती हैं, 3 तरीके की मसल होती हैं आपकी बॉडी में, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब ये स्ट्राइटेड मसल का मतलब इनको हम स्केलेटन मसल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्केलेटन मसल भी कह सकते हैं। और स्ट्राइटेड या जिसको वॉलेंट्री मसल भी कह सकते हैं, मतलब जो आपकी इच्छा से चलती है, जो आपके विल पावर के से कंट्रोल होती है और फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग टू विल पावर यू कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दीज टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है, अब कहाँ होगी? अब बिल्कुल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आपकी हाथों की मसल्स, आपके पाँव की मसल, ठीक है, आपके जॉज़ की मसल, जबड़ों की जो मसल हो हैं वो, आप टंग को भी चला पा रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर मसल है तो वो स्ट्राइटेड मसल है। ठीक है, तो जिन जिन ऑर्गन्स को आप अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं वहाँ पर मसल्स होगी, स्ट्राइटेड मसल होगी। स्मूथ मसल, अब स्मूथ मसल को इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल भी कह सकते हैं, नॉन वॉलेंट्री मसल भी कह सकते हैं, यानी कि दीज आर द मसल्स प्रेजेंट इन आवर डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, जो हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होते हैं, वहाँ पर ये होगी। तो वहाँ पर ये कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? मान लिया जाए, जैसे बात करें अपन, हमारा इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हुआ, लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ। अगर यहाँ ये मसल्स हैं तो इन मसल्स को आप अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पहली वाली आपने स्ट्राइटेड देखी थी उसकी ऑपोजिट होती है। दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो इन मसल्स को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, आप की इच्छा से कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, अब तीसरी जो मसल है वो कार्डियक मसल है। कार्डियक जब भी वर्ड आता है तो ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल है ना, जो मैंने आपको कहा था स्मूथ मसल, ये भी एक तरीके की स्मूथ मसल ही है। लेकिन जैसे स्मूथ मसल्स में मैंने नाम लिया था अभी कि स्टमक में हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, सब जगह मिलेगी आपको, सब जगह मिलेगी। बट कार्डियक मसल इज अ सच टाइप ऑफ वी कैन से स्मूथ मसल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, तो इसलिए इसका नाम कार्डियक मसल रख दिया। ठीक है वही, ये भी वैसी है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती है, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन दिस टाइप ऑफ मसल्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट वॉल, है ना, हार्ट की वॉल में ही देखने को मिलेगी, नॉट वॉल्व, हार्ट वॉल, जो हार्ट को जो बनाने वाली वॉल है, दीवार है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। और जैसे ये स्मूथ मसल होती है, ये स्मूथ मसल क्या करती है, ये जैसे आपने स्टमक में खाना खाया तो जैसे ही खाना जाएगा और जैसे ही खाना जाएगा तो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन स्मूथ मसल को एक्टिवेट कर देगा। अब इनका कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहाँ पर होने लगेगा और हमारा खाना पचेगा। तो जैसे ही खाना पच जाएगा ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारी स्मूथ मसल जो स्टमक में है ये काम करना बंद कर देगी। तो उसी तरीके से ये जैसे हार्ट की स्मूथ मसल है, ठीक है, तो इनको स्पेशली स्मूथ मसल ही नहीं, मतलब इनका नाम स्मूथ मसल इसलिए नहीं कर दिया गया क्योंकि ये हार्ट में होती है। और जिस तरीके से ये जो हमारी स्टमक की नॉर्मल स्मूथ मसल काम पूरा होने पर काम करना बंद कर देती है, यानी कि रिलैक्स हो जाती है, लेकिन ये कार्डियक मसल ऐसी स्मूथ मसल है जो कभी भी रिलैक्स नहीं होती है, ये लगातार काम करती रहती है। ठीक है, till the death of the person. So this is the basic difference between the smooth muscle and cardiac muscle. Cardiac muscle is a type of smooth muscle but that is only present in heart and never relax, है ना, throughout the life. हालांकि जब बहुत डिटेल स्टडी में जाएंगे आप तो वो हर 4.4 सेकेंड के बाद अगले 0.4 सेकेंड वो रिलैक्स करती है, लेकिन वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसमें चलता रहता है जो कि नॉर्मल स्मूथ मसल में नहीं चलता है। नॉर्मल स्मूथ मसल जो होती है वो काम पूरा होने के बाद में रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन कार्डियक मसल कभी भी इस तरीके से रिलैक्स नहीं होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर माइंड मैप आपका अच्छे से बन रहा होगा। और चलिए थोड़ा सा और एक और टिश्यू बच गया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बिल्कुल भी नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है आपको, यह नर्व टिश्यू है। ठीक है, नर्व टिश्यूज़ जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। जो नर्व्स होती हैं यानी कि हम इसमें हमारा ब्रेन को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हमारी जो डिफरेंट
नर्व सेल्स होती है हमारी बॉडी में, जहाँ से भी हम सेंसेशन लेके आ रहे हैं, मतलब कहीं पर भी अगर आपको कोई भी चीज़ टच होती है और आपको फीलिंग होती है, तो दैट मीन्स दिस इज़ द वर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम। वहाँ से उस पर्टिकुलर रिसेप्टर ऑर्गन से जो भी आप, जहाँ से आपने, जैसे स्किन आपका एक रिसेप्टर ऑर्गन है, ठीक है, नोज़ आपका एक रिसेप्टर ऑर्गन है, आईज़ आपके रिसेप्टर ऑर्गन है, ईयर्स आपके रिसेप्टर ऑर्गन है, टंग आपका रिसेप्टर ऑर्गन है। तो इन ऑर्गन्स में कोई भी चीज़ सेंस करते हैं आप, और आपको मालूम चलता है कि भाई जैसे आपने खाया, स्वीट खाया या साल्टी खाया या सॉर खाया या बीटर, जो भी आपके मुंह में गया, आपको पता चल गया, दैट मीन्स दिस इज़ द वर्क डन बाय आवर नर्वस सिस्टम। तो उस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन यानी कि आपके टंग से नर्व सेल ने वो मैसेज को लिया और उस मैसेज को ट्रांसफ़र किया ब्रेन को, और ब्रेन ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ टेस्टेड, ठीक है। सिमिलरली आँख से जब आप देखते हैं तो भी यही बात होती है, ब्रेन तक जाता है वो मैसेज थ्रू द नर्व सेल्स, ठीक है। ईयर से जब आप सुनते हैं तो भी मैसेज जाता है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो केमिकली रिकॉर्डेड होकर, केमिकली और इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड होकर आपके ब्रेन तक जाती है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो या आपको आपके पाँव में, हाथ में कोई कील चुभ गई है, या कोई भी सेंसेशन हुआ है, किसी मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, या कोई भी फ्लाइज आपके स्किन के ऊपर आकर सिट करती है, बैठती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी सेंसेशन आप फील कर रहे हैं, दिस इज़ द वर्क डन बाय आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इन नर्वस सिस्टम वी विल इंक्लूड आवर ब्रेन, आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट नर्व सेल्स, ठीक है। सो दिस इज़ द माइंड मैप अबाउट वी कैन से आवर टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम बात करें तो तो आइए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। अब माइंड मैप के बाद हम चलें एपिथेलियल टिश्यूज़, क्या इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़, ये सिंपलेस्ट टिश्यू, सबसे सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करें तो कवरिंग होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कवरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, भाई कवर हैं, किसी भी आपके ऑर्गन को या स्किन को जब कवर करेंगे तो कवरिंग करने के साथ उसको प्रोटेक्शन भी देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब भी हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये हमेशा जो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ये टिश्यूज़ हैं, तो नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, एंड दिस इज़ व्हाट बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है यहाँ पर कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज आती है ना, ये ब्लड कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू अब न्यूट्रिएंट अब सप्लाई होगा एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। क्योंकि एपिथेलियल सेल के मतलब ये इतना सुपरफिशियल होता है कि यहाँ पर हमारा ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर नहीं होती हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि स्किन में बहुत छोटा सा कट लगने पर कोई ब्लडिंग नहीं होती है ना। इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज आती ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ जो ब्लड या न्यूट्रिएंट जो सप्लाई होता है, नॉट ब्लड, न्यूट्रिएंट जो सप्लाई होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लें तो टाइटली पैक्ड होते हैं सेल्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स होती है इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है बिल्कुल नहीं होगा, ये टाइटली पैक्ड होगी। किसी भी घर की जो फ्लोर होती है आप बिल्कुल वैसा मान सकते हैं, ऐसे टाइटली पैक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दो बात खास है। फिर लोकेशन के बारे में हम बात कर ले तो कहाँ मिलेगी ये मिलेगी आपको स्किन में मिलेंगी, ठीक है। माउथ की लाइनिंग में मैंने पहले ही आपको बता दिया, ब्लड वेजल्स में मिलेगी, एल्वियोली जो हमारे लंग्स होता है वहाँ पर, लंग्स की जो एल्वियोली जहाँ से हम ऑक्सीजन और CO2 को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जहाँ एक्सचेंजेशन होता है वहाँ पर मिलेगी, किडनी के ट्यूब्यूल्स में मिलेगी, ठीक है, वहाँ इन सब जगहों पर ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हमेशा स्किन मत मान लीजिएगा आप, मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है ना वो भी इन्हीं से बनती है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें स्क्वामस टिश्यूज़ के बारे में, तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, as whatever
that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelium that is what squamosal epithelium है ना. permeability of cells of epithelium is important for exchange of substances. ठीक है, तो ये स्क्वामोस एपिथेलियम एक तरीके की डेड लेयर होती है. तो इस डेड लेयर मतलब कोई भी सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है ना. इस डेड लेयर से फाइट करना ज़रूरी है एक तरीके से, और जो बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको भी फाइट करके बाहर निकलना पड़ेगा. इसकी परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ आपकी बॉडी में कितनी जल्दी अंदर चली जाएगी या आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी. तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू को अगर क्लासिफाइड करें तो इसमें हम दो तरीके से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ लेयर के बेसिस पे कि भाई इसमें कितनी नंबर्स होती हैं, लेयर कितनी होंगी, और दूसरा हम कर सकते हैं सेल्स के शेप के बेसिस पे. तो नंबर ऑफ़ सेल्स के बारे में हम बात करें पहले, तो अगर नंबर ऑफ़ लेयर एक ही रहेगी अगर टिश्यूज़ में, एपिथेलियल टिश्यू में, तो उनको हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे, है ना, मेड अप बाय सिंगल लेयर सेल. ठीक है, और जो दूसरा है दूसरे को हम अगर नंबर ऑफ़ लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसी बहुत सारी ज़्यादा है, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड कहेंगे, मेड अप ऑफ मैनी सेल लेयर्स. ठीक है, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स, है ना. कितनी लेयर्स है यहाँ पर. और दूसरा सेल के शेप के बेसिस पे. ठीक है, अगर इस तरीके की हेक्सागोनल सिंगल लेयर आपको दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वामस. ठीक है, ये क्यूब के जैसी सेल दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबाइडल. ठीक है, और यदि इस तरीके की सेल दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे कॉलमनर. क्या बोलेंगे इसको? कॉलमनर. ये कॉलमनर हो गया. ठीक है, अब इसके बाद में अगर ये क्यूबाइडल ऐसा है तो इसको सिंपल क्यूबाइडल बोलेंगे. ठीक है, इसको हम सिंपल स्क्वामस बोलेंगे, इसको हम सिंपल कॉलमनर बोलेंगे, इसको हम सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. ठीक, जैसे ये स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड काफ़ी मैनी लेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैनी लेयर्स. स्ट्रेटिफाइड का मतलब जब बहुत सारे लेयर हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड और स्क्वामस है ना. ये स्क्वामस का मतलब जो सेल का शेप आप देख लीजिए, ये सेल का शेप है, यहाँ पर भी ऐसा ही सेल है, तो इसको नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है इसलिए स्ट्रेटिफाइड बोला, और जो है स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोला कि नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है, और स्क्वामस इसलिए बोला कि इसका शेप ऐसा है, हेक्सागोनल है, इसलिए इसको स्क्वामस बोला. सो दिस इज़ द वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ लेयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको. तो जो डिफरेंट एपिथेलिया जो होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, दे शोज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, अभी हम बात कर रहे थे हेक्सागोनल सेल्स, फ्लैटेंट होती है, सिंगल लेयर होती है ना. सेल्स थीन होती हैं, फ्लैट होती है, इरेगुलर सेल्स होती है. ठीक है, विच फिट लाइक फ्लोर और टाइल्स, है ना, टाइल्स में फ्लोर टाइल्स जो होती है वैसा देखने को मिलेंगे. डेलिकेटेड लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम. ठीक है, इसमें जो लाइनिंग्स होती हैं तो इनका एक डेफिनेट फ्लोर टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, फ्लोर में जो टाइल्स होती है उस अरेंजमेंट के कारण ये एक डेलिकेट लाइनिंग में के अरेंजमेंट में होती है, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं. और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया. अब बात करें इसके लोकेशन, हमारी लोकेशन और फंक्शन के बारे में बात करें. ठीक है, तो लोकेशन और फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगी आपको? ईसोफेगस में मिलेगी, जो हमारा फूड पाइप होता है वहाँ मिलेगी. लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग में मिलेगी. ठीक है, हमारे चिक में अंदर. ठीक है, एल्वियोली जो हमारे लंग्स के जो एल्वियोली होते हैं वहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर हम CO2 और O2 का इन एक्सचेंजेशन करते हैं ब्लड के साथ में. ठीक है, ब्लड वेजल्स में भी देखने को मिलेगी. ठीक,
अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करें, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द इंजरी और जम्स। ठीक है, जो भी जैसे हमारे ईसोफेगस में अगर ये है, मान लीजिए ये ईसोफेगस में है, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब खाना उतरता है तो उस पाइप को डैमेज भी कर सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, जो हम एल्वियोलाई की बात कर रहे थे, तो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यू ऑफ लंग्स, है ना। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने फर्स्ट जो हमारा टिश्यू था उसको हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा हमारा था? स्क्वामस एपिथेलियम। अगर हम बात करें क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में, क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में करें तो डायग्राम तो आप बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, क्यूब शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल्स आर क्यूबाइडल, राउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर, और न्यूक्लियस राउंडेड है और वो सेंटर में देखने को मिलेगा, सेल्स क्यूबाइडल होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे और क्या फंक्शन करेंगे। ये देखिए, किडनी में मिलेंगे आपको, किडनी ट्यूबुल्स में मिलेंगे, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे आपको, किडनी के ट्यूबुल्स जो हमारे नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद फंक्शन क्या है, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड फॉर्म अ ग्लैंड दैट सिक्रेट सब्सटेंसेज, सच एपिथेलियम्स इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। तो ये इनका मॉडिफिकेशन फॉर्म अगर मॉडिफाइड हो जाएंगे और ये कुछ सिक्रेट करना शुरू कर दिया तो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। जैसे हम सलाइवरी ग्लैंड हमारी जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की, जो माउथ में सलाइवा निकलता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ का से है, मतलब वो उससे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप है वो। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम आगे चलें तो अगला हमारा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो कॉलमनर दिख रहा है, बिल्कुल कॉलम के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कॉलमनर, ये लंबी लंबी सेल्स हैं। ठीक है, पहले वाले सेल में और इनमें क्या डिफरेंस है कि वो वहाँ पर क्यूब के शेप की है, यह कॉलम के शेप की है, और अब न्यूक्लियस इनका जो है बॉटम में मिलेगा आपको, बेस में न्यूक्लियस मिलेगा, वहाँ सेंटर में था। सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइट, है ना, टॉल ज़्यादा है, विड्थ कम है उनकी। ठीक है, और पिलर लाइक है। कैसी है? पिलर लाइक है। प्लेस साइड बाय साइड, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस। ठीक है, बिल्कुल साइड बाय साइड प्लेसमेंट है इनका। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो बेस में सिचुएटेड है। अब इनके बारे में हम बात करें तो क्या फंक्शंस होंगे इनके। क्यूबाइडल के बाद कॉलमनर पर देखते हैं, कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, बिल्कुल ये यहाँ नीचे हम देख पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और ये इनके फंक्शंस। ठीक है, इसको यहाँ से नियर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में मिलेगी, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलेगी, यानी कि हमारे विंड पाइप में देखने को मिलेगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब विंड पाइप, हमारा जो ट्रेकिया है उस पर देखने को मिलेगी। सीलिया होते हैं इनमें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी पाइप्स जो जा रहे हैं एल्वियोलाई तक, वहाँ सब जगह आपको ये टिश्यू मिलेंगे, और इनमें सीलियाज होते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया जो होते हैं एक तरीके से इनके साथ में म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस में WBCs होते हैं। ठीक है, और जब हम जैसे हम हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात कर लें तो नेज़ल एपिथेलियल टिश्यू से ही बात करें, अब नोज़ के जैसे नेज़ल सेप्टम में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हेयर्स होते हैं ना, दिस इज़ द सीलिया। ये सीलिया, इनके साथ में एक म्यूकस होता है, वो क्या करता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस एयर को फिल्टर करने का काम करता है, एयर को के टेम्परेचर को रिड्यूस या इंक्रीज़ करने का काम करता है। जब हम सर्दियों में सांस लेते हैं मान लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर काफ़ी, एयर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करा जाता है। और इसी तरीके से गर्मी में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको भी बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है। तो एक कूलिंग का काम करता है, एयर को फिल्टर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है, डस्ट को ट्रैप करता है,
और हमारे जो इनहेल्ड एयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सीलेटेड एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, अगर ये इंटेस्टाइन में है तो वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यदि ये किडनी में है तो वहाँ एक्सक्रेशन, और किसी ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ में आ गए तो वहाँ पर सिक्रेशन का काम भी करेंगे। स्ट्राइटेड स्क्वामस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्ट्राइटेड और स्क्वामस, स्ट्राइटेड क्यों बोला, क्योंकि देखिए मल्टी लेयर्ड है, और स्क्वामस इसलिए कि हेक्सागोनल, और मल्टी लेयर है इसलिए स्ट्राइटेड, ठीक है। स्क्वामस फ्लैट सेल्स अरेंजमेंट इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में जहाँ पर भी, जैसे स्किन में जब आपको हल्की सी खरोंच लगती है और ब्लड नहीं निकलता है, तो इसका मतलब ये कि ये वहाँ पर हमारा स्क्वामसल टिश्यूज़ है जो डेड लेयर होती है। जहाँ आपने कई बार सर्दियों के दिनों में जब आप स्किन को अच्छे से रब करेंगे तो वहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई देंगे आपको, वो यही है, स्क्वामसल एपिथेलियल टिश्यूज़ ही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करते हैं, जैसे स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, टंग, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, यहाँ पर सब जगह आपको मिलेगा। टंग में भी आपने देखा होगा कई बार वहाँ पर कट लगते रहते हैं। इसोफेगस में भी चूँकि हम खाना खाएंगे, वो खाने को अच्छे से चबाया नहीं और हम उसको इनगल्फ कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो इसोफेगस में भी वियरिंग एंड टीयरिंग होती रहती है। तो इन सब जगह पर इस तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामसल टिश्यूज़ होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो अब इनके फंक्शंस भी हम देखें तो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टीयरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इन टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। एपिथेलियल टिश्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कल हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो वीडियो में आपने देखा है, जितनी भी स्लाइड्स देखी है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपने सुना है, उसको वीडियो को पोस्ट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। और सबसे अंत में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा। इस नोट्स के तुरंत बाद ही सॉल्व कर लीजिएगा, उसी कॉपी में, अलग से कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कल हम उसके आगे, उस कॉपी में उसके आगे हम जैसे भी स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू आप लिखना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।